आदेश 26 इस पे बात होनी है और इसे पढ़ते हैं। सेक्शन 75 टू 78 इसके साथ में पढ़ा जाता है। सेक्शन 75 ये बता रहा है कि किन किन उद्देश्यों के लिए कमीशन ये जारी किया जा सकता है। कमीशन का मतलब यह हुआ कि कोई काम जो न्यायालय के समक्ष जो विवाद मौजूद है उसके समाधान के लिए किया जाना जरूरी है, लेकिन वो इतनी गुणवत्ता का नहीं है कि न्यायालय उसे स्वयं करे, या फिर कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से न्यायालय उसे स्वयं कर पाने में असमर्थ हो रहा है। तो ऐसी दशाओं में दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो वो काम करो ही मत, और करवाओ तो किसी अन्य से करवाओ। तो फिर अच्छा ये समझा जाता है कि वो काम करवाया जाए किंतु किसी अन्य से करवा लिया जाए, क्योंकि या तो वो काम महत्वपूर्ण नहीं और या फिर न्यायालय उसे स्वयं कर पाने में असमर्थ हो रहा है। महत्वपूर्ण नहीं इन द सेंस जो लिटिगेशन न्यायालय के समक्ष चल रहा है उसे डिसाइड करने में वो सहायक तो है, किंतु वो न्यायालय स्वयं करे ऐसा कतई जरूरी नहीं लगता। जैसे कमीशन कितने प्रकार के होते हैं और किन किन स्थितियों में वे जारी होंगे, इसकी चर्चा करने से पहले उन कामों को समझ लेना चाहिए जिन कामों के लिए कमीशन जारी होता। तो जैसे मानिए कोई इलेक्शन पिटीशन, इस पर न्यायालय को निर्णय करना। हालांकि इलेक्शन पिटीशंस पर न्यायालय निर्णय ले ऐसा कम है, फिर भी है तो है। ठीक है, अक्सर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ये गठित हो जाता है, लेकिन फिर भी न्यायालयों की अधिकारिता है, वे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के तौर पर काम कर सकते हैं और स्वतंत्र रूप से न्यायालय के तौर पर भी इलेक्शन डिस्प्यूट्स इनका समाधान ये कर सकते हैं। अब इलेक्शन डिस्प्यूट है तो कौन सा मत वैध है और कौन सा मत अवैध है, कानून के मुताबिक ये जुडिशियल फंक्शन है, इसे न्यायालय ही डिस्चार्ज कर सकता है, क्योंकि जुडिशियल फंक्शन ये न्यायालय किसी को नहीं दे सकता, देना भी चाहे तो नहीं दे सकता। आप इस्तीफा दे सकते हैं, आप कह सकते हैं कि हमें न्यायिक अधिकारी के तौर पर काम नहीं करना, लेकिन आप अपनी जगह किसी को नियुक्त कर दें कि वो आपकी जगह पर न्याय करे, ये नहीं होगा। जुडिशियल फंक्शन आप खुद डिस्चार्ज करें। तो इसका मतलब यह हुआ कि कौन सा मत किस उम्मीदवार को मिला, ये कौन सा मत वैध है और कौन सा मत अवैध है, ये तो आप ही तय करेंगे। लेकिन फिर भी लाखों मत पड़े हैं, उन मत में से अगर कुछ मत ऐसे हैं जो अनडिस्प्यूटेड है, ठीक है ना, जैसे डिस्प्यूट इस बात पर हो रहा है कि जो मोहर लगाई गई उस मोहर की छाप एक दूसरे खाने में भी आ गई है। ठीक है, मोड़ने में बैलेट को मोड़ा गया और मोड़ने में जिस कैंडिडेट के खाने में मोहर लगी दिखाई दे रही है, ठीक है, वो तो लगी दिखाई दे रही है, स्पष्ट पता लग रहा है कि इसी उम्मीदवार को मत मिला है। लेकिन जब बैलेट को फोल्ड किया गया तो उस निशान की छाप ये किसी अन्य कैंडिडेट के खाने में भी आ गई। तो अब क्या डिसाइड हो,
इस मत को हम रिजेक्ट करें या इस मत को हम उस कैंडिडेट के पक्ष में काउंट करें, विवाद इस पर है। तो ऐसे मत जो निर्विवाद हैं, यदि उनको अलग कर दिया जाए तो फैसला करने में आसानी होगी। मानिए कुछ मत ऐसे हैं जो इस कारण से अवैध बताए जा रहे हैं, कुछ अन्य कारणों से, तो कारण कुछ भी हो, लेकिन वैध मतों को अवैध मतों से अलग कर दिया जाए तो थोड़ी लिटिगेशन को डिसाइड करने में सुविधा होगी। तो ये काम भी तो करना पड़ेगा कि वैध मतों को अवैध मतों से अलग किया जाए। भाई ये काम करना पड़ेगा ना, और ये काम लिटिगेशन डिसाइड करने के लिए जरूरी न होते हुए भी सुविधापूर्ण तो है, यानी लिटिगेशन आसानी से डिसाइड ये तो हो ही सकता है, और ये इतने महत्व का काम भी नहीं है कि न्यायालय इसे स्वयं करे। ठीक है, ये सही है कि वो वैध है या अवैध है, इसका डिसीजन करना ये न्यायालय का काम है और उसी को करना चाहिए। लेकिन कम से कम ये काम अगर वो किसी और से कराए लेता है या किसी और को जिम्मेदारी समझ देता है कि इस काम को करिए, और उसके बाद जो अवैध मत आपने छांट के अलग किए हैं ये मेरे सामने ले आइए, उसके बाद उन मतों को देखकर हम निर्णय कर लेंगे, तो ये काम लिटिगेशन के एडजुडिकेशन को आसान बना देगा। इसलिए इस काम को करने के लिए न्यायालय द्वारा कमीशन जारी किया जा सकता है, और इस प्रकार के काम करने के लिए जब न्यायालय कमीशन जारी करता है तो अनुसचिवीय प्रकृति के काम को करने के लिए उसने कमीशन जारी किया है, यह कहा जाता है। ठीक है, अनुसचिवीय प्रकृति के कमीशन मीनिंग देयर बाय कहीं कुछ चीजों की गणना करनी है, ठीक है, कैलकुलेट करना है, कुछ चीजों को नंबरिंग करनी है। ठीक है, लिटिगेशन जो न्यायालय के समक्ष चल रहा है उस लिटिगेशन को डिसाइड करने के लिए कुछ वस्तुओं की क्या करनी है, नंबरिंग करनी है, कुछ वस्तुओं को गिनना है, वे संख्या में कितनी है, कुछ वस्तुओं को अलग अलग करके उन्हें अलग अलग ढेरों में इकट्ठा कर देना है। तो ये सारे काम न्यायालय स्वयं करे, इसकी बजाय अगर वो कमीशन जारी करके इन कामों को करवा लेता है तो इसमें कहीं कोई समस्या नहीं। तो इस प्रकार के काम। अच्छा, दूसरे प्रकार के काम जिन्हें न्याय निर्णय के क्रम में किया जाना जरूरी है, किंतु न्यायालय उन्हें स्वयं कर पाने में असमर्थ हो रहा है, जैसे किसी साक्षी की परीक्षा। साक्षी ऐसा है जिसकी उपस्थिति के लिए न्यायालय सम्मन जारी नहीं कर सकता। क्यों? उसे कुछ कानून में विशेषाधिकार यह हासिल है और उसका एविडेंस, उसका साक्ष्य संबंधित विषय के संबंध में आवश्यक है, या साक्षी ऐसा विशेषाधिकार धारण नहीं करता है, लेकिन उसकी कोई धार्मिक मान्यताएं ऐसी हैं जिनके कारण से वो ऐसी अशोभन दशा में रहता है कि उसका न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना न्यायालय की गरिमा के प्रतिकूल होगा। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं जैन साधु में, ठीक है, या बौद्ध धर्म में, ठीक है, एक विशेष संप्रदाय के लोग, या तो हीनयान या महायान, क्योंकि बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित है, जैसे जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है, तो उन विशेष धार्मिक मान्यताओं के कारण वो ऐसी अशोभन दशा में रहता है। हालांकि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो अशोभन हो सकता है,
ठीक है, बाकी उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो अशोभन नहीं भी है, लेकिन जो कुछ भी है वो ऐसी दशा में रह रहा कि न्यायालय के समक्ष उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करवाना ये उचित नहीं होगा, वो न्यायालय की गरिमा के खिलाफ होगा। ठीक है, न्यायालय में जिस ढंग का अनुशासन रहता है उस अनुशासन को बना पाना मुश्किल होगा। ये स्वयं साक्षी का जीवन ये खतरे में आ रहा है, जीवन खतरे में आ रहा, किन्हीं भी कारणों से उसे ऐसी बीमारियां हैं कि आप लाओगे, उसके जीवन को खतरा यह हो सकता है, या उसका जो जीवन है उसके दुश्मन इतने अधिक, कारण कोई भी हो। लेकिन यदि साक्षी की परीक्षा न्यायालय में किया जाना यह न्यायालय उचित नहीं मानता, तो फिर वो क्या कर सकता है, कमीशन पर उसकी परीक्षा करवा सकता है। एक तो बात ये कर सकता था कि साक्ष्य ले ही मत उस साक्षी का, लेकिन यह कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती, उसका साक्ष्य आना ही चाहिए, यह जहां तक आ सके वहां तक तो आना ही चाहिए, तो उसकी परीक्षा कमीशन पर करवाने में कोई समस्या ये नहीं होती, उसके लिए उपबंध बनाए हैं। कई बार स्थानीय अन्वेषण इसे करने की जरूरत है। हमने आपसे कहा था कि न्यायालय एडजुडिकेट करने के लिए सिविल मामलों में कोर्ट फीस इसके भुगतान की अपेक्षा करता है, ठीक है ना। आपको बताया गया था कि वाद का जो मूल्यांकन रुपयों में किया जाता है, वाद का मूल्यांकन यानी वाद जिस सब्जेक्ट मैटर से संबंधित है, ठीक है ना, वाद की जो विषय वस्तु है, वाद कारण जिस चीज से संबंधित हो रहा है, आपने कहा मेरे मकान पर अवैध कब्जा हो रहा है, तो वाद की विषय वस्तु क्या हुआ, आपका मकान, ठीक है, आपका मकान, ये वाद की विषय वस्तु हुआ। हमने आपसे यह भी कहा था कि कई बार ऐसा होता है कि वाद की विषय वस्तु का मूल्यांकन ये संभव होता है और कई बार संभव नहीं भी होता है। जैसे आपने कहा कि मेरी पत्नी मेरे और उसके बीच वैवाहिक संबंधों के कारण जो दाम्पत्य कर्तव्य पैदा हुए हैं उनका निर्वहन नहीं कर रही है, इसलिए हम हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत पिटीशन ये ला रहे हैं। तो आपका जो वाद कारण है वो किससे संबंधित हो रहा है, विवाह से, आपके और आपकी पत्नी के। तो विवाह एक ऐसी विषय वस्तु है जो अमूर्त है, ठीक है, वो तो मूर्त है भी नहीं, यानी आपसे कहा जाए विवाह दिखाओ तो आप विवाह दिखा नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो एग्जिस्ट तो कर ही रहा है, और जब वो एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका मूल्यांकन आप करने का प्रयास करो, तो मूल्यांकन आप कर ही नहीं पाओगे। तो हमने आपसे ये भी कहा था कि ऐसी दशाएं जब होती हैं तो वकील चूंकि अपने मुवक्किल का भला चाहता है, तो जब न मूल्यांकन हम कर पा रहे न आप कर पा रहे, ठीक है, तो फिर अगर हम कम से कम मूल्यांकन करें तो वो भी ठीक, और अधिक से अधिक करें तो भी ठीक। और वाद का मालिक कौन है, वादी, ठीक है, वाद का मालिक कौन है, वादी। वाद के संबंध में सारे निर्णय वादी लेगा, सारे निर्णय वादी लेगा, मीनिंग कर भाई कहां लाएगा, कैसे लाएगा, किसे पक्षकार बनाएगा। हां, वो गलती करे न्यायालय उसका रिजेक्ट कर दे, लेकिन इन सब विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार उसी का है। तो आप ये भी नहीं कर सकते कि 20 जगह निर्णय लेने का अधिकार उसे है और एक जगह आप ले लोगे, अरे भाई उसी का निर्णय रहेगा। तो वाद की विषय वस्तु का मूल्यांकन जब रुपयों में संभव नहीं होता,
तो वादी एक लाइन लिखता है वाद पत्र में कि बात की विषय वस्तु का मूल्यांकन रुपयों में संभव न होने के कारण वाद का मूल्यांकन प्रतीकात्मक रूप से 1,000 रुपए पर किया जाता है। यह न्यूनतम वाद का मूल्यांकन वो करके और तदनुसार न्याय शुल्क दे देता है। लेकिन यह हर मामले में तो होता नहीं, ठीक है। सारे मामलों में यानी अधिकतर मामलों में वाद की विषय वस्तु का मूल्यांकन रुपयों में संभव होता है, ठीक है। अब आप वाद की विषय वस्तु का मूल्यांकन बढ़ा दो तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने घटा दिया, ठीक है, वाद की विषय वस्तु का मूल्यांकन घटा दिया तो दिक्कत है, क्योंकि वाद की विषय वस्तु का मूल्यांकन आप बढ़ाओगे ज्यादा कोर्ट फीस दोगे, ठीक है, आपको ज्यादा कोर्ट फीस देनी पड़ेगी। और वाद की विषय वस्तु का मूल्यांकन आप घटाओगे मीनिंग देयर बाय जितना एक्चुअल है उससे कम कर दोगे तो फिर कम कोर्ट फीस देनी पड़ेगी। और एक और बात होगी, वाद का विषय वस्तु का मूल्यांकन आप बढ़ा दोगे तो आपको जिस कोर्ट में मुकदमा लाना होगा वो सीनियर कोर्ट होगा, ठीक है। और वाद की विषय वस्तु का मूल्यांकन घटाओगे आप तो जहां एक और कोर्ट फीस का नुकसान होगा वहीं दूसरी ओर एक अनुभवहीन, ठीक है, न्यायालय के समक्ष उस विषय वस्तु के संबंध में मुकदमा आ जाएगा जिसके संबंध में विधायिका ये चाहती है कि थोड़ा वरिष्ठ श्रेणी का न्यायालय न्याय निर्णय का काम करे, ठीक है ना। इसलिए धनीय अधिकारिता को लेकर अक्सर ऑब्जेक्शंस उठाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे ही, क्योंकि धारा 21 हम लोगों ने पढ़ी है कि धनीय अधिकारिता या स्थानीय अधिकारिता, इसे लेकर आपका कोई ऑब्जेक्शन है तो उन मामलों में जिनमें विवादिकों के स्थिरीकरण होते हैं उनमें विवादिकों के स्थिरीकरण के समय या उससे पूर्व, और जिनमें विवादिकों का स्थिरीकरण नहीं होता उनमें प्रथम सुनवाई के अवसर पर आपने यदि ऑब्जेक्शन नहीं उठाया तो अपीलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट भी आपकी बात को आगे इंटरटेन नहीं करेंगे। इसलिए आप सबसे पहले जब भी आपको बात कहने का अवसर मिले अपनी आपत्ति को उठाइए। आपने आपत्ति उठा दी कि हमें इनके द्वारा किया गया मूल्यांकन बात की विषय वस्तु का ये स्वीकार नहीं है और इन्होंने कम कोर्ट फीस दी है। और आपको यह भी मालूम आदेश 7 नियम 11 में, ठीक है, वहां लिखा भी है कि एक बार न्यायालय ने स्वीकार किया कि कम कोर्ट फीस दी गई और आपको आदेशित किया कि कोर्ट फीस बढ़ाइए और आपने उल्लंघन किया तो सूट निरस्त हो जाएगा, ठीक है। हालांकि आदेश 7 नियम 11 में सूट निरस्त होगा तो नया सूट आ जाएगा, ठीक है। शायद आदेश 7 नियम 12 या 13 वहां लिखा है कि नया सूट आ जाएगा, लेकिन यह तो निरस्त हो ही जाएगा, ठीक है। तो अक्सर ऑब्जेक्शन किया जाता है कि बात की विषय वस्तु का मूल्यांकन कम है। अब बात की विषय वस्तु का मूल्यांकन कम है, यह ज्यादा है, ये क्या हुआ, फैक्ट इन डिस्प्यूट, ठीक है, फैक्ट इन डिस्प्यूट हुआ। क्योंकि हम लोगों ने फैक्ट इन डिस्प्यूट की जो परिभाषा पढ़ी है एविडेंस एक्ट में, उसमें कहा है कि फैक्ट इन डिस्प्यूट सिविल मामलों में वो होता है जो तत्समय प्रवृत्त जो विधि है सिविल सूटों की, सिविल वादों की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए, उसके अंतर्गत जो विवाद्यक निर्धारित किया जाता है उसके उत्तर में जो कहा जाता है वो फैक्ट इन डिस्प्यूट होता है। तो क्या वाद की विषय वस्तु का मूल्यांकन कम किया गया है, इसके उत्तर में जो कुछ कहा जाना है वो फैक्ट इन डिस्प्यूट है। अर्थात एक कहेगा कि हां कम किया गया और एक कहेगा नहीं, तो हां या नहीं ये फैक्ट इन डिस्प्यूट है। तो फैक्ट इन डिस्प्यूट पर निर्णय करने का काम किसका है, न्यायालय का, ठीक है।
लेकिन न्यायालय निर्णय करे कैसे? ठीक है, एक तो तरीका ये कि जज साहब खुद जाएं। ठीक है, तरीका है, जाने का हक भी है, ऐसा भी नहीं। आदेश 18 हम लोगों ने पढ़ा है, आदेश 18 में वो स्थानीय अन्वेषण के लिए जा सकते हैं। नियम इस समय में ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन आदेश 18 में एक नियम है जिसके अंतर्गत वो ठीक है स्थानीय अन्वेषण के लिए जा सकते हैं। जब हम आदेश 18 आपको बता रहे थे तब हमने ये भी कहा था कि ये सीआरपीसी की धारा 310 जैसा है। तो जज साहब या तो खुद जाएं और देख के आए, अंदाजा लगाएं कि बात की विषय वस्तु का मूल्यांकन क्या है। और अगर जज साहब खुद जाएं, खुद जाने का निर्णय करें, तो कितने मुकदमों में जाएंगे भाई? घंटे तो 24 ही है, और जिनमें से न्यायालय का कामकाज व्यवहारिक तौर पर कभी भी 11 बजे शुरू नहीं होता, 11 बजे से पहले, और 4 बजे खत्म हो जाता है व्यवहारिक तौर पर। आइडियली सैद्धांतिक तौर पर आदर्श के रूप में देख ले तो 10 से 5, उसी में गवाही भी सुननी है, उसी में निर्णय भी करना है, और उसी में स्थानीय अन्वेषण करना है। तो एक आध मामले में तो चलो ये संभव है, लेकिन रूटीन में ये तो असंभव है। और विदाउट एनी डेटा आखिर ये कैसे तय किया जाए कि बात की विषय वस्तु का मूल्यांकन कम है या ज्यादा है? तो स्थानीय अन्वेषण इसे करने के लिए भी कमीशन जारी हो सकता है। स्थानीय अन्वेषण के लिए कमीशन जारी हो गया। अब कमिश्नर यानी कौन व्यक्ति? जिसे न्यायालय ने अपनी ओर से अधिकृत किया गया, ठीक है, उस काम को करने के लिए उसे कमिश्नर कहा जाता है। वो कमिश्नर मौके पर जाएगा, वो ये निर्णय नहीं करेगा कि बात की विषय वस्तु का मूल्यांकन कम है या ज्यादा, लेकिन वो डेटा कलेक्ट करेगा जिसके आधार पर यह निर्णय किया जा सकता है कि बात की विषय वस्तु का मूल्यांकन कम है या ज्यादा। जिसे कमिश्नर मौके पर जाएगा वो बताएगा कि साहब आरसीसी के लिंटर पड़े हैं, सामने सड़क है, ठीक है, सड़क इतने मीटर चौड़ी है, जीटी रोड है, वहां पे मार्केट है चारों ओर, ठीक है, हार्ट ऑफ द सिटी है। अब तुमने 1 लाख रुपए लिख रखा है, क्षेत्रफल इतना है, जो डिस्प्यूटेड लैंड है उसका क्षेत्रफल इतना है, अड़ोस पड़ोस के लोगों से बात की, वो अनुमानित कीमत ये बता रहे हैं, ठीक है, जो पड़ोस में किराए पर दुकानें उठी हैं उनसे मासिक किराया पूछा तो वो ये बता रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द डेटा जिसके आधार पर यह तय हो सकता है कि विषय वस्तु का मूल्यांकन कम है या ज्यादा, ठीक है। हालांकि कमिश्नर भी कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र के खानदान के होंगे जरूरी नहीं, वो भी झूठ बोल सकते हैं। तो वो अगर झूठ बोल रहे हैं तो भी एक प्राइमा फेसी, ठीक है, डेटा, एक प्रथम दृष्टया डेटा ये तो हमें उपलब्ध हो गया। जैसे क्रिमिनल मामलों में 161 का जो कथन है हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे, मीनिंग दरबाई हम उसे साक्ष्य का भाग नहीं मानेंगे, हम उसके आधार पर सजा या दोष मुक्ति का निर्णय ये नहीं करेंगे। लेकिन भाई एफआईआर तुम्ही ने लिखाई ना, ये कथन तुम्हारा ही है ना, तो आज जो कुछ तुम बता रहे हो अभियोजन साक्षी के तौर पर, ये बात उस समय तुमने क्यों नहीं बताई थी, ये तो हम पूछ सकते हैं, और इससे आपकी सत्यवादिता, ठीक है, ये तो न्यायालय के समक्ष आई रही है। तो एक आधार कम से कम इतना तो तैयार हो रहा, ठीक है। तो स्थानीय अन्वेषण करने के लिए भी कमीशन जारी होते हैं, ठीक है। कई बार साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इसकी जरूरत है। देखिए साइंटिफिक का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी,
साइंटिफिक शब्द का अर्थ इतना ही होता है कि वो ज्ञान जो विशेष रूप से, विशेष तरीकों से प्राप्त हुआ, ठीक है, जो विशेष तरीकों से प्राप्त ज्ञान है। जिसे ज्योतिष को हम विज्ञान कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कि ज्योतिषी के जो निष्कर्ष हैं वो सर्वे पर आधारित है। ठीक है, जो ज्योतिष की किताबें हैं उन्होंने देखा कि फलाग्रह इस भाव में है, फलाग्रह इस लग्न में है, ठीक है, ऐसी ऐसी स्थितियां हो तो व्यक्ति ये बनता है, ये दिखाई दे रहा है। उन्होंने 1000 मिलिट्री ऑफिसर्स की कुंडलियां देखी और 1000 मिलिट्री ऑफिसर्स की कुंडलियों में उन्होंने पाया कि मंगल ग्रह प्रधान है, मंगल प्रधान कुंडली है, तभी वो सैन्य अधिकारी बना। इसका मतलब यह हो गया कि अगर आपका मंगल ग्रह प्रधान है तो आपकी सेना में जाने की संभावनाएं सर्वाधिक। ठीक है, एक दिन हम तो नीचे सुन रहे थे और मंजन कर रहे थे, तो उसने कहना शुरू किया कि जो लोग मांग नहीं निकालते, छोटे बाल रखते हैं, मांग काटते नहीं हैं, वो अक्सर शिक्षक होते हैं, वकील होते हैं। ठीक है, तुमने खुद को देखा कि मांग नहीं निकालते, मेरे बाल छोटे छोटे हैं। तो ये है, ये सर्वे पर आधारित बात है। ठीक है, तो उनके अपने सर्वेज हैं, डेटा कलेक्शन है। उस डेटा कलेक्शन से एक विशेष विधि का प्रयोग करके कोई निष्कर्ष निकाला गया है। ठीक है ना, जैसे आप साइंटिफिक अध्ययन जब किसी भी चीज का करते हैं तो एक हाइपोथेसिस है, फिर सर्वे करते हैं आप, ठीक है, फिर डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसका विश्लेषण करते हैं, फिर निष्कर्ष निकल कर आता है। ठीक है, तो विशेष पद्धति से अगर कोई चीज जानी जाती है तो उस चीज का साइंटिफिक अध्ययन हुआ है, साइंटिफिक एनालिसिस हुई है, यह कहा जाता है। तो कई बार चीजों की साइंटिफिक वैज्ञानिक विश्लेषण जरूरी होता है, तो वैज्ञानिक विश्लेषण वहां तो बैठ के हो नहीं जाएगा कोर्ट में। अंगुल चिन्हों की अनन्यता के विषय पर निर्णय लेना है, डीएनए प्रोफाइल के संबंध में निर्णय लेना है। ठीक है, अब तो मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, धारा 65 भी पुरानी, उसकी आवश्यकताएं पूरी करने पर न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। एडमिशन कर रखा है तुमने फोन में, ठीक है, तो फोन का एनालिसिस, डेटा का एनालिसिस, ये अदालत में तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो कमीशन जारी किए जा सकते हैं वैज्ञानिक अन्वेषणों के लिए। विभाजन करना है, यह तय हो गया कि अमुक प्रॉपर्टी में अमुक लोगों के हिस्से हैं, लेकिन लंबा लंबा विभाजन किया जाए, चौड़ा चौड़ा किया जाए, कैसे किया जाए, मौके पर कैसे किया जाए कि सारे जो शेयर होल्डर्स हैं सबको बराबर कीमती शेयर ये मिले। तो ये अदालत में बैठ के तो नहीं होगा। अब जब साहब मौके पर जाएं तो कितने पार्टीशन सूट्स में वो मौके पर जाकर इस ढंग के काम करेंगे, संभव ही नहीं है। ठीक है, दो लोग लड़ रहे हैं, उनके अकाउंट्स को चेक करना है, तो जज साहब स्वयं चेक करने जाएं या वो अदालत में भी ले आए तो जज साहब पूरे दिन फिर बैठ के अकाउंट ही चेक करें, और तो कोई तरीका है नहीं। ठीक है, संपत्ति की विक्रय संपत्ति का होना है, क्योंकि जो निर्णय है वो कुछ कर ही नहीं रहा, तो मौके पर विक्रय होना है संपत्ति का। अब क्या करें, जज साहब खुद करें जाके। तो चीजें ऐसी हैं जिनके लिए कमीशन जारी किया जाना उचित भी होता है और किया भी जाता है। तो 7 उद्देश्य बताए गए, कहां, धारा 75 में। धारा 75 से 78 तक आप स्वयं देख लेंगे, एक बार होगा तो हम भी बता देंगे, लेकिन आप देख जरूर लेंगे। धारा 75 में 7 उद्देश्य बताए हैं जिनके लिए कमीशन जारी हो सकता है। पहला, साक्षियों की परीक्षा। दूसरा, आपका स्थानीय
अन्वेषण करने के लिए, तीसरा आपका लेखाओं के स्थिरीकरण के लिए, चौथा विभाजन के लिए, पांचवा वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए, छठा विक्रय के लिए, और सातवां अनुसचिवीय कार्यों को करने के लिए। अब चूंकि 7 उद्देश्य सीपीसी ने अभिव्यक्त रूप से बता दिए जिनके लिए कमीशन जारी होगा, इसलिए धारा 151 जिसमें सामान्य तौर पर न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति ये निवास करती है सिविल न्यायालय की, उस अंतर्निहित शक्ति के उपयोग में न्यायालय कमीशन जारी नहीं कर सकता। ठीक है, वैसे तो अंतर्निहित शक्तियां न्यायालय की अन्य सेक्शंस में भी हैं, और जो हम लोग पढ़ेंगे उन धाराओं को तो देखेंगे कि न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां सिर्फ धारा 151 में नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है, ये माना भी जाता है कि सामान्य तौर पर अंतर्निहित शक्तियां धारा 151 में निहित हैं। ऐसा कहा क्यों जाता? क्योंकि अन्य धाराओं में जो अंतर्निहित शक्तियां दी गई हैं वे विशेष उद्देश्यों के लिए दी गई। जैसे धारा 148 है, वो विशेष उद्देश्य के लिए अंतर्निहित शक्ति न्यायालय को देती है। यदि न्यायालय ने किसी कार्य को करने के लिए निश्चित समय सीमा ये बता दी है कि 7 दिन में आप करेंगे, 10 दिन में आप करेंगे, और 7 दिन या 10 दिन में आपने नहीं किया, 7 दिन 10 दिन में आप नहीं किए, और क्यों नहीं किए? क्योंकि कोई पर्याप्त कारण था जिसकी वजह से आप निवारित हो गए उस काम को करने के लिए, तो समय बढ़ाने की अंतर्निहित शक्ति ये न्यायालय को दी गई। तो चूंकि वो विशेष उद्देश्य के लिए, इसलिए उस शक्ति का प्रयोग उसी उद्देश्य के लिए होगा। कोई अन्य काम, जैसे बहुत सारे काम अभी समय ध्यान में नहीं आ, जैसे धारा 10 है, वो एक सूट को स्टे कर देने की बात करती है। जो पहले संस्थित हो गया वो चलेगा, जो सेकंड सूट है वो स्टे हो जाएगा। ठीक है, तो धारा 151 उन दशाओं में जिनमें धारा 10 लागू नहीं हो रही, जिनमें धारा 10 लागू नहीं हो रही, लेकिन वहां पर जरूरत यह है न्याय करने के लिए कि जो सेकंड सूट स्टे हुआ, ठीक है, वैसा सूट स्टे कर दिया जाए, यानी धारा 10 लागू नहीं हो रहा, 2 सूट आ गए और दोनों सूट एक ही विषय से संबंधित हैं, लेकिन धारा 10 को हम लागू नहीं कर पा रहे, जो एक को हम स्टे कर दें, तो 151 की सहायता से दूसरे को स्टे किया जा सकता है। यानी धारा 151 का अन्य उपयोग हो सकता है, लेकिन चूंकि कमीशन किस किस प्रकार के लिए और किस किस उद्देश्य के लिए जारी होंगे यह अभिव्यक्त रूप से बता दिया गया, इसलिए धारा 151 का उपयोग करके किसी अन्य उद्देश्य के लिए कमीशन कोई सिविल न्यायालय जारी नहीं करेगा। इसका मतलब 7 तरीके हैं, 7 उद्देश्य हैं जिनके लिए कमीशन जारी होगा। 8वीं किसी भी स्थिति में कमीशन जारी नहीं होगा। लेकिन क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ये भी अन्य किसी उद्देश्य के लिए कमीशन जारी नहीं कर सकते? तो अगर ये सिविल अधिकारिता का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये सिविल अधिकारिता का प्रयोग कर तब तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर अपनी जो रिट, ठीक है, उनकी जो रिट की अधिकारिता है, उनका जो रिट जुडिक्शन है, उसका प्रयोग वो कर रहे हैं, तो फिर वो अन्य उद्देश्यों के लिए भी कमीशन जारी कर सकते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट का रिट जुडिक्शन ये अनुच्छेद 226 में उन्हें मिला हुआ है,
और जो सुप्रीम कोर्ट का जुडिक्शन है वो अनुच्छेद 32 में उन्हें मिला हुआ है, और दोनों जगह प्रक्रिया संबंधी कोई मर्यादा ये उनके लिए विहित नहीं है। हम लोगों ने पढ़ा था अनुच्छेद 226 32 दोनों में लिखा था समुचित कार्यवाहियों के माध्यम से। ठीक है, प्रक्रिया के विषय पर अनुच्छेद 226 और 32 में जो शब्द उपयोग किए गए थे वो थे समुचित कार्यवाहियों के माध्यम से। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा के लिए, और ठीक है, उच्च न्यायालय विधिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के लिए, और उच्च न्यायालय मूल अधिकार प्लस विधिक अधिकार दोनों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकते हैं, और कार्यवाहियां समुचित कार्यवाहियों के माध्यम से। तो वहां आपसे कहा गया था कि जब इस जुडिक्शन का उपयोग उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय करेंगे तो वो सीपीसी में जो कुछ वर्णित है प्रक्रिया के नियम वे भी उपयोग कर सकते हैं, जो सीआरपीसी में वर्णित है वे नियम भी उपयोग कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो दोनों जगह नहीं है यदि उसे किए जाने की जरूरत है तो वो भी कर सकते हैं, जो दोनों जगह नहीं है। तो आपने देखा था बंधुआ मुक्ति मोर्चा, ठीक है, बंधुआ मुक्ति मोर्चा का जब मुकदमा गया था सुप्रीम कोर्ट के पास तो उच्च न्यायालय ने कमीशन जारी किया था, काहे के लिए? बंधुआ मजदूरों की दशा को जानने के लिए, और यह उद्देश्य 7 उद्देश्यों में वर्णित नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रक्रिया संबंधी नियमों में ना वो सीआरपीसी से बंधे, ना सीपीसी से बंधे, ना एविडेंस से बंधे, और ना लिमिटेशन एक्ट से बंधे, किसी चीज से नहीं बंधे। हालांकि उन्होंने, जब हम लोगों ने फंडामेंटल राइट पर बात की थी तो बात आई थी कि लेटेज यानी जो लिमिटेशन एक्ट का सिद्धांत है कि बहुत पुरानी बात, यानी एक वाद कारण जिस पर वाद लाने की समय सीमा बीत चुकी है उस पर आप मुकदमा नहीं लाएंगे, यह सामान्य तौर पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा लागू किया जाता है। सामान्य तौर पर यानी कोई बहुत पुराना इशू है उसे आप जुडिक्शन में उठाएंगे तो वो सुनने से इनकार कर देते हैं, नहीं सुनेंगे, अब तक कहां थे। लेकिन ये कोई एब्सोल्यूट लॉ नहीं है, कोई आत्यंतिक नियम नहीं है, सुन भी सकते हैं, क्योंकि प्रक्रिया इसकी कोई सीमा, इसकी कोई बाध्यता ये उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय पर लागू नहीं है। आपने देखा है जमानत आप सीआरपीसी में किससे मांग सकते हो? सिर्फ मजिस्ट्रेट से, सेशन कोर्ट से और हाई कोर्ट से, इसके अलावा नहीं मांग सकते। रोज अखबार में छपता है सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, तो दे कैसे दी? तो लोग अपने डिटेंशन को यह कहकर कि मेरा डिटेंशन इलीगल है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती देते हैं, या जो उनका हाई कोर्ट से जमानत निरस्तीकरण का आदेश है उसके संबंध में एसएलपी ये प्रस्तुत करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और जब सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी प्रस्तुत होती है या अनुच्छेद 21 के वायलेशन के आधार पर अनुच्छेद 32 में पिटीशन आती है तो वो अनुच्छेद 142 की ताकत का उपयोग करते हैं, और उस ताकत में उन्हें कोई भी आदेश जो न्यायपूर्ण हो वो देने की ताकत होती है, इसलिए वे जमानत का आदेश भी पारित कर देते हैं। अदरवाइज सीआरपीसी में सुप्रीम कोर्ट को जमानत देने की ताकत नहीं है। ठीक है, तो आपका जो कमीशन है
वो जिन जिन बातों के लिए जारी हो सकते उनकी चर्चा आपसे की गई। कहा? धारा 75 में। और धारा 75 से लेकर 78 तक कमीशन के संबंध में प्रोविजन दिए गए। अब आदेश 22, आदेश 22 में कमीशन जारी करने की विस्तृत प्रक्रिया, जैसे साक्षी को कमीशन जारी होगा तो किन किन स्थितियों में जारी होगा और किन किन स्थितियों में जारी नहीं होगा, ठीक है, यह लिखा हुआ है आदेश 26 में। कहा? नियम 1 से लेकर नियम 8 तक। जब नियम 1 से लेकर नियम 8 तक हम लोग देखेंगे तो पता लगेगा कि साक्ष्यों के संबंध में जो कमीशन जारी करने की शक्ति सिविल न्यायालय में है वो किस किस तरह से और कैसे कैसे उपयोग की जाएगी। आप देखेंगे आदेश 26 नियम 1 कहते हैं वे मामले जिनमें न्यायालय साक्षी की परीक्षा करने के लिए कमीशन निकाल सकेगा, मीनिंग भाई यहां वो उन स्थितियों का वर्णन करेंगे जिन स्थितियों में साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकाले जाएंगे। क्योंकि हमने आपसे जब सीआरपीसी पर बात की थी तब भी यह बात कही थी कि कमीशन इस पर साक्ष्य का दिया जाना यह अपवाद ही होना चाहिए, इसे सामान्य नियम नहीं होना चाहिए। क्योंकि साक्षी जब न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है तो साक्षी की भाव भंगिमा, साक्षी की बॉडी लैंग्वेज ये बताती है कि वो सच बोल रहा है या झूठ। यद्यपि ये ठीक है कि केवल बॉडी लैंग्वेज के आधार पर तय नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ लोग बड़े अच्छे अभिनेता हैं, होंगे बहुत ही धूर्त और बातें बड़ी अच्छी करेंगे, और हमारी तो उलट धारणा है कि जो अच्छी बात कर रहा है वो धूर्ती है। क्योंकि आप अच्छी बात करोगे लोग आपसे जुड़ेंगे, और लोग आपसे जुड़ेंगे तो उनके सुख दुख आपको भी महसूस होंगे। तो अपने ही सुख दुख कौन से कम है जो हम उनके सुख दुख भी अनुभव करना शुरू कर दें। तो इसलिए अगर अच्छा आदमी होगा तो तुम्हें धक्के देगा, बहुत कड़ुआ बोलेगा, वो तो हर चंद कोशिश करेगा कि तुम मेरे नजदीक मत आओ, क्योंकि एक बार नजदीक आए तो तुम्हारा सुख दुख मेरा सुख दुख, क्योंकि हम संवेदनशील हैं। और ये अपने ही पहले लिए घूम रहे हैं, अब जो तुम्हारे और लेने और तुमसे कोई मतलब ही ना रहे तो ऐसे तो दुनिया में बहुत दुखी। ठीक है, सबका दुख हमें दुख थोड़ी देता है, अपनों का दुख दुख देता है। तो हम आपसे क्यों जुड़े? ठीक है, तो हमारा तो अनुभव यह है कि जो ठीक आदमी होगा वो तुम्हें धक्के देके भगा देगा, वो हर वो कोशिश करेगा कि तुम उसके नजदीक न पहुंचो। और जो फ्रॉडियर है वो तो अच्छी बात करेगा ही, क्योंकि उसे तुमसे कुछ लेना देना तो है नहीं सिवाय लाभ के। तुम्हारी स्थिति कुछ भी हो और तुम उसके उपयोग के सामान तभी हो सकते हो जब तुमसे वो बहुत अच्छे संबंध प्रदर्शित करे, स्थापित तो करता ही नहीं, तो वो अच्छा बोलेगा ही। अच्छा भाई, अच्छा बोलना क्यों बोल रहा है हमें जानता नहीं। ठीक है, शिष्ट बोलना और अच्छा बोलना दोनों बातें अलग हैं। ठीक है, आप आए बोले फलाने आए या नहीं आए, हमारा उत्तर यह होगा कि वैसा खुद ही देख लीजिए, हम उनके घर से थोड़े आते हैं, हम कैसे बता सकते हैं। हमने शिष्ट बोला है, इसमें कोई बात अशिष्ट नहीं है, लेकिन इतना रूखा जवाब है कि अगली बार आप हमसे पूछेंगे ही नहीं। ठीक है, तो अशिष्ट ना होते हुए भी हम आपसे मीठा क्यों बोले, और जो मीठा बोलेगा तो बात थोड़ा कुछ तो ऐसी है कि वो आपसे मीठा
क्यों बोल रहा है, इसके पीछे कोई कारण तो है, भले यही कारण हो। कारण यह भी हो सकता है कि हमारी ये तारीफ करे जाके, भाई हमारी तारीफ करे, कुछ ना कुछ स्वार्थ, कुछ ना कुछ उद्देश्य ये जरूर है, अन्यथा कोई मीठा बोलेगा ही नहीं। जो अच्छा है वो नहीं बोलेगा, ठीक है। जो अच्छा है वो हमेशा ढका हुआ होता है। दुनिया में अच्छा कभी भी ऐसा नहीं है कि वो खुला हुआ हो, वो हमेशा ढका हुआ होता है। जैसे आप देखेंगे अपने शरीर में, तो जितने बेवकूफी के काम हैं उन सबको करने की स्वतंत्रता भगवान ने तुम्हें दी है, सबको करने की दी। जितना मूर्खता का काम है, चाहो नहाओ चाहो मत नहाओ, बाल कटाओ या मत कटाओ, जितना मूर्खता का काम है सब करने की स्वतंत्रता तुम्हें दी। और जितना इंपॉर्टेंट काम है उनमें से एक काम को भी करने की स्वतंत्रता तुम्हें नहीं दी। तुम चाहो सांस लो चाहे ना लो, ये नहीं है, सांस अपने आप चलेगी। तुम खाना चाहो पचाओ चाहे मत पचाओ, नहीं, वो अपने आप पचेगा। तुम चाहो खून दौड़ाओ चाहे मत दौड़ाओ, ये नहीं होगा, खून अपने आप दौड़ेगा, ठीक है। आप देखें एक एक बेवकूफी का काम आपको सौंपा है उन्होंने, और कोई भी महत्व का काम जो आपके जीवन के लिए जरूरी है वो सब उन्होंने अपने हाथ में रखा है। तुम सो भी जाओ तो भी वो चलेगा, ठीक है। अगर तुम ही सब कुछ कर रहे हो, तुम ही पहाड़ तोड़ रहे हो, तो कितने बार तुमने खाना पचाया, कितनी बार खून दौड़ाया, कितनी बार दिल को धड़काया, कितने बार। सांस तुम रोक सकते हो, ले नहीं सकते, मतलब लेने में तुम्हारी कोई भूमिका नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली आ रही है। चाहो तो रोक लो, परिणाम देखो तुरंत, ठीक है। और रोक पाओगे ही नहीं। बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े योगी जब साधना करते तो कुछ मिनटों के लिए रोक पाते हैं, रोक सकते ही नहीं, चाहो तो नहीं रोक सकते। दूसरा रोक दे वो एक अलग बात, ठीक है। तो अच्छा आदमी आपसे कभी अच्छा नहीं बोलेगा, फ्रॉडियर अच्छा बोलेगा। तो इसलिए जो साक्षी है ये न्यायालय के समक्ष आना चाहिए ताकि इसकी भाव भंगिमा ये देखी जा सके। ये बहुत मीठा बोले तो इससे 165 एविडेंस एक्ट के अंतर्गत अगर हमारे जैसा जज बैठा, इतना ही तुम मीठा बोल रहे हो, इतना ही तुम बढ़िया आदमी, तो 4 सवाल हम भी पूछ लेते, देखें क्या जवाब आएगा। भाई 165 एविडेंस एक्ट हम लोगों ने पढ़ा है, वहां एविडेंस एक्ट में लिखा है कि न्यायालय जब चाहे, ठीक है, तो सत्य के अन्वेषण के लिए किसी भी साक्षी से कोई सवाल कभी भी कर सकता है और कोई पक्ष उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। हाँ, ये ठीक है कि न्यायालय को जो निर्णय देना है वो विवादित तथ्यों और सुसंगत तथ्यों पर जो साक्ष्य है उसी पर आधारित अपने निर्णय को करना है। इस तरह से जो जानकारी उसने कलेक्ट की है उस पर निर्णय आधारित नहीं करना है, लेकिन ये जो उसे शक्ति दी गई है वो साक्षी की परीक्षा के लिए ही दी गई है कि स्वयं साक्षी कैसा है, ठीक है। तो साक्षी की परीक्षा नो डाउट हमेशा कोर्ट में हो, यही नियम होना चाहिए। लेकिन अब मजबूरी हो ही नहीं पा रही, वो विदेश में है, उस देश की सरकार से हमारे ऐसे संबंध नहीं, कोई रेसिप्रोकल अरेंजमेंट, कोई व्यतिकारी व्यवस्था उनका, उन्हें हम साक्ष्य यहां दिलवाते हो, वो हमारा साक्ष्य लेकर हमें बेचते हो, ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। भी तो बड़ा टाइम लग जाएगा, साक्षी बीमार है, अशोभन स्थिति है, उसे उपस्थित होने का आदेश दिया जाए, तो फिर बजाय इस स्थिति के कि हम उसका साक्ष्य ले ही ना, ये कुछ हम कर लें कि कमीशन पर उसका साक्ष्य ले लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। हां, कुछ मामलों में निर्धारित हुआ है कि अगर ये मामले हैं तो कम से कम जिसके ऊपर ऐसा करने का आरोप है उसकी कमीशन पर परीक्षा बिल्कुल मत करिए। हालांकि ये न्यायिक निर्णय है, उनसे एक दिशा पता लगती है कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अगर यही स्थिति हो कि उस व्यक्ति
का साक्ष्य जरूरी हो और वो वाकई न्यायालय में आ ही नहीं सकता हो तो उसका भी कमीशन पर हो जाएगा। लेकिन कहा यह है कि अगर फ्रॉड का मामला है, कपट का मामला है, तो हर चंद कोशिश यह होनी चाहिए कि प्रत्येक साक्षी न्यायालय में आए, क्योंकि कपटी व्यक्ति देखकर जरा अंदाज आता है, उसकी बातों से थोड़ा अंदाज आता है, ठीक है। और भाव भंगिमा के संबंध में टिप्पणी अंकित करने का अधिकार न्यायालय का होता ही है कि भाव भंगिमा जो साक्षी की है उसके संबंध में टिप्पणी अंकित न्यायालय कर सकता है। ये बड़ा बाबू जीवन करा है, काला वाला चश्मा भी लगा हुआ है, बाल भी थोड़ा घुंघराले हैं, एक मस्त चाल चलते हुए यहां घुसे हैं। 5 बार ये भी कहना पड़ा कि फिल्म इंडस्ट्री के आरके स्टूडियो में नहीं हो, कोर्ट में खड़े हो, जरा हो ठीक से खड़े हो, ये भी 5 बार बोलना पड़ा है, ठीक है। तो ये भाव भंगिमा बता रही है कि तुम किस ढंग के आदमी। तो सामान्य नियम यही होना चाहिए, लेकिन फिर भी उन स्थितियों का वर्णन किया गया है। नियम 1 में कहता है कोई भी न्यायालय मीनिंग देयर बाय कोई भी ऐसा न्यायालय जो सिविल अधिकारिता का प्रयोग कर रहा है, कोई भी न्यायालय का अर्थ है दंड न्यायालय नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये सीपीसी सिविल मामलों की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त विधि है। तत्समय क्यों कहे, इस समय प्रवृत्त विधि है, ठीक है। तो कहता कोई भी न्यायालय किसी भी वाद में क्यों लिखा गया, यानी वो स्पेशल सूट जो 10 प्रकार के हम लोग देखेंगे, आदेश 27 से लेकर 37 तक रहेंगे, वो जो कि वाद पत्र प्रस्तुत किए जाने से संस्थित होंगे, या ऐसा वाद जो वाद पत्र प्रस्तुत करने से संस्थित नहीं होगा, एप्लीकेशन इसे प्रस्तुत किए जाने से संस्थित होगा, वाद कोई हो। कहता है कोई भी न्यायालय किसी भी वाद में अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति की परिप्रश्नों द्वारा या अन्यथा परीक्षा करने के लिए कमीशन निकाल सकेगी जिसे न्यायालय में हाजिर होने से इस संहिता के अधीन छूट मिली हो, या बीमारी या अंग शैथिल्य के कारण उसमें हाजिर होने में असमर्थ हो। स्थानीय अधिकारिता के भीतर निवास कर रहा है साक्षी, तब केवल यही स्थितियां हैं कि बीमारी, अंग शैथिल्य, या तो इसके कारण से, या न्यायालय में उपस्थित होने से तो छूट मिली हुई है किसी कानून के अंतर्गत। केवल दो ही स्थितियां, इन्हीं में कमीशन पर उसकी परीक्षा किए जाने का आदेश पारित करेगा। ये नहीं कि साहब हमारा जीवन संकट में है, अशोभन है स्थिति, हम तो साहब आज तक अदालत गए ही नहीं, हमारे घर खानदान में कोई नहीं गया, इस ढंग की बातें नहीं चलेंगी, ठीक है। 2 ही स्थितियां, हालांकि आगे कह देगा कि न्यायालय का विवेकाधिकार भी आ जाएगा। न्यायालय जब उचित समझे तब वो कमीशन जारी कर सकता है साक्षी की परीक्षा के लिए, यानी ये कारण भले ही न भी हो तो भी जारी कर सकता है। लेकिन सामान्य स्थिति यही रहती है कि अगर लोकल जुडिक्शन में कोर्ट के निवास कर रहे हैं साक्षीगण, तो कमीशन 2 ही स्थितियों में जारी होगा, तीसरी स्थिति नहीं रहेगी, ठीक है। आगे कहता है परंतु परिप्रश्नों द्वारा परीक्षा के लिए कमीशन तब तक नहीं निकाला जाएगा जब तक कि न्यायालय ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे ऐसा करना आवश्यक न समझे। परिप्रश्नों द्वारा इस माध्यम से कमीशन, इस माध्यम से साक्षी की परीक्षा करने के लिए कमीशन सामान्य तौर पर बिल्कुल नहीं निकलेगा। कारण, अगर क्वेश्चनेयर तैयार करके पहले से भेजे गए तो प्रश्नों में से जो प्रश्न निकल आएंगे, ठीक है, हमने प्रश्न पूछा, उसके उत्तर में उसने कुछ कहा, उसे भी स्पष्ट करने की जरूरत है, ठीक है। या तो आप ऐसा बोलें जिनमें सभी संभावित प्रश्न, ठीक है, और उनके उत्तर समाहित हो। जब हम लेक्चर लेना शुरू करते हैं किसी भी धारा पर तो हम कहते बोलिए मत, जब मेरे चुप होने के बाद कोई सवाल बच जाए तो जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि कौन कौन से सवाल आपको परेशान करते हैं, क्योंकि वही सवाल हमें परेशान करते थे जब हम एलएलबी करते थे।
तो सबसे पहले हम उन्हीं सवालों का उत्तर देते हैं, उसके बाद कुछ बच जाए तो पूछ लेना, बचेगा ही नहीं मालूम है, और अगर बचे तो जरूर पूछ लो। तो परिप्रश्नों के माध्यम से अगर साक्षी की परीक्षा की जाएगी तो दिक्कत हो सकती, क्योंकि उत्तरों में से जो प्रश्न निकलेंगे उनके उत्तर नहीं आएंगे। इसलिए जब तक बहुत जरूरी न हो तब तक परिप्रश्नों के माध्यम से साक्षी की परीक्षा कमिश्नर के द्वारा नहीं की जानी चाहिए, बल्कि स्थिति यही होनी चाहिए कि कमिश्नर के साथ दोनों पक्षों के वकील जाएं और साक्षी की परीक्षा उसी ढंग से करें, ठीक है, जिस ढंग से वो होती है। परिप्रश्नों के माध्यम से बिल्कुल एक्सेप्शनल स्थिति हो तभी परीक्षा होनी चाहिए। अच्छा, इस स्पष्टीकरण न्यायालय इस नियम के प्रयोजन के लिए ऐसे प्रमाण पत्र को जो किसी व्यक्ति की बीमारी या अंग शैथिल्य के साक्ष्य के रूप में किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षर किया गया तात्पर्य है चिकित्सा व्यवसायी को साक्षी के रूप में आहूत किए बिना स्वीकार कर सकेगा। यानी जो अगर आप ये कह रहे हैं कि हम बीमारी या अंग शैथिल्य से ग्रसित हो, तो आप बीमारी या अंग शैथिल्य से ग्रसित हो या नहीं हो, ये कैसे प्रमाणित होगा? मेडिकल सर्टिफिकेट इसी से तो प्रमाणित होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट कौन बनाएगा? रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, यानी जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वही जारी करेगा। तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो सर्टिफिकेट जारी करेगा, उस सर्टिफिकेट को न्यायालय स्वीकार कर सकता है समुचित साक्ष्य के रूप में कि वाकई साक्षी बीमारी या अंग शैथिल्य से ग्रसित है और कमीशन जारी कर दिया जाए। लेकिन यह भी कर सकता है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को साक्षी के तौर पर आहूत कर ले और कहे जरा हमें बताओ कैसे, क्या बीमारी है, वो कहें ये बीमारी है, ठीक है, इस बीमारी के लक्षण क्या है, तो किताबों में भी लिखे हैं ना लक्षण। और अगर आप बीमारी या अंग शैथिल्य से इतने ग्रसित हैं तो कुछ चीजें जुडिशियली नोटिसेबल होती है ना, जो जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट है, यानी न्यायिक रूप से अवेक्षणीय है, वे तो इतने प्रचलित तथ्य होते हैं कि समाज के सभी व्यक्तियों को मालूम है। तो जो पीठासीन अधिकारी बैठा वो क्या मंगल ग्रह से आया है? वो भी तो समाज का ही व्यक्ति है। तो बता रहे हो साहब हम बीमारी और अंग शैथिल्य से इतना ज्यादा ग्रसित हैं कि हम तो चल ही नहीं पा रहे हैं। बोले इलाज कहाँ हो रहा है? बोले चिनौर में हो रहा है, ठीक है, बोले चिनौर में है, डॉक्टर संतराम बैठे हैं उनसे करा रहे। डॉक्टर संतराम उच्च शिक्षित भी हो सकते हैं, एमडी हो सकते हैं, एमबीबीएस हो सकते हैं, डीएम हो सकते हैं, उनके पास बड़ी चिकित्सा की डिग्रियां हो सकती हैं। तो ऐसा तो हम भी तो जानते होंगे। और इतनी गंभीर अवस्था के मरीज अगर वो लेते होंगे तो बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर होंगे, नाम उनका कोई सुन ही नहीं रहा। अब ये भी हो सकता है वो आज ही आए हो बेचारे मेडिकल कॉलेज से, तो बुला लेते हैं साक्षी के तौर पर, बुला लेते हैं, अगर सही पाया गया तो सही है, और नहीं तो मिथ्या साक्ष्य देने का। और फिर तो न्यायिक प्रक्रिया में तुमने फर्जी सर्टिफिकेट दाखिल किया है तो 420, 67, 68 सब आ जाएगा, 340 की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, ठीक है। तो स्वीकार कर सकेगा, ये यहां पर लिखा है। अच्छा, फिर कहता कमीशन के लिए आदेश। साक्षी की परीक्षा करने के लिए कमीशन निकाले जाने के लिए आदेश न्यायालय या तो स्वप्रेरणा से, तो अपनी ही प्रेरणा से दे देगा, या बाद के किसी पक्षकार के या साक्षी के जिसकी परीक्षा की जानी है ऐसे आवेदन पर जो शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा समर्थित किया जा सकेगा। यानी एप्लीकेशन या अप्लाई कमीशन के लिए या तो न्यायालय स्वप्रेरणा से निकाल दे, या फिर साक्षी करे, और या फिर कोई पक्षकार करे। 3 लोग सक्षम हैं न्यायालय को एप्लीकेशन देने के लिए। आगे कहता है जहां साक्षी न्यायालय की अधिकारिता के भीतर निवास करता है, या ऊपर वाले में क्या, यहां भी तो अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर, अच्छा, और यहां भी जो व्यक्ति कमीशन निकालने वाले न्यायालय की अधिकारिता के स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करता है उसकी परीक्षा करने के लिए कमीशन ऐसे व्यक्ति के नाम निकाला जा सकता है जिससे न्यायालय उसका निष्पादन करने के लिए ठीक समझे। कोई भी व्यक्ति,
ठीक है। कायदे में नियम 3 में जो मार्जिनल नोट होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था, कमिश्नर कौन नियुक्त किया जा सकता है, तब नियम 3 की जो भावना है वो ज्यादा स्पष्ट होती है। नियम 3 में ये लिखा है कि जबकि किसी साक्षी की परीक्षा की जानी है और वो साक्षी न्यायालय की स्थानीय सीमाओं, जो अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं उन्हीं में निवास कर रहा है, तो न्यायालय किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कमीशन का निष्पादन करने में समर्थ और सक्षम है उसे नियुक्त कर सकेगा कि वो जाके उस व्यक्ति का साक्ष्य कमीशन पर संकलित कर ले। ठीक है, वे व्यक्ति जिनकी परीक्षा करने के लिए कमीशन निकाला जा सके। कौन कौन व्यक्ति हैं जिनकी परीक्षा के लिए कमीशन निकाला जा सकता है? ठीक है, इस पर बात अगले क्लास में करेंगे। देखें।